बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब कुछ बात करेंगे इस्लामी सकाफ़त अपने जिन फ़नून पर फ़ख्र और नाज करती है उनमें ख़ताती शामिल है, और इसी पर हम बात करेंगे। एक ऐसा मुनफरिद फ़न है जिसकी नज़ीर मुसलमानों के सिवा हमजा कोई पेश नहीं कर सकता। और अगर हम देखें कि मुख्तलिफ़ हुकूमतें इस शोबे की बाकायदा सरपरस्ती कर देती तो हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होते, ये फ़न मादूम भी ना हो रहा होता। और अभी भी अगर ये कर लिया जाए तो ये जो खदशात में घिरा हुआ अजीम इस्लामी वर्सा है ये हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। बिल्कुल, हुकूमती सरपरस्ती की अगर बात करें तो ना होने के बावजूद बहुत से खत्तात इस फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं। लेकिन हम अगर बात करें जिनमें नुमाया नाम जो है वो हमारे साथ भी मौजूद हैं स्टूडियो में, हाशिर इदरीस, उन्होंने खत्ताती इंतहाई दिलकश फ़न पारे जो हैं उसको तैयार किए हैं और उसकी बड़ी महारत भी रखते हैं, और वो खालिक की कायनात के हुस्न और जमाल की गहराइयों में डूब कर ऐसी मंजर कशी करते हैं कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। अच्छा, ये नौजवान हैं और नौजवानों का इस तरफ रुझान होना ये वैसे ही बड़े इत्मीनान की बात है। और फ़न ख़त्ताती के हवाले से आजकल जो हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं अफसोस के साथ कि मादूम होता जा रहा है ये फ़न, नौजवान इस तरफ नहीं आ रहे हैं। फिर कंप्यूटराइज्ड जब हम देख रहे हैं कि चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो शायद इसकी तरफ वो फोकस नहीं रहा। लेकिन हाशिर से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इधर कैसे है। अस्सलाम वालेकुम हाशिर, गुड मॉर्निंग। हम पहला तो यही आपसे पूछेंगे, नौजवानों को तो अब हम देखते हैं कि वो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, आप किधर आ गए इस साथ में? सर एक्चुअली ये आपकी जो है ना मतलब इंटेंशंस के ऊपर चीज़ होती है सब कुछ कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। मैं ज़्यादातर जो है बचपन से ये स्केचिंग वगैरह के अंदर इन्वॉल्व रहता था, तो ये एक लॉकडाउन ये पेंडेमिक के अंदर थोड़ा टाइम था उसको मतलब मैंने यूटिलाइज किया, लोगों को जो है ना अपने असल की तरफ लेके गए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मतलब एक टाइम था कि मैंने इसको यूटिलाइज़ किया, अपने पैशन को डेवलप किया। तो खैर मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे आज इस स्टेज तक पहुँचाया। अच्छा हाशिर, हमें ये बताइएगा, वैसे आप पढ़ क्या रहे हैं? पहले तो ये बताएं ना कि आप खत्ताती में कुछ कर रहे हैं या फिर इससे हट के कुछ पढ़ रहे हैं और खत्ताती का शौक़ वैसे ही आपने साथ रखा हुआ है? नहीं, मैं तो BSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये एक जस्ट शौक़ है, पैशन मतलब जिसे कहते हैं। तो सीखा है? हाँ, नहीं सीखा कहीं से भी। अच्छा, सीखे बगैर ये जो सारी चल रही है ये आपकी चल रही हैं इस टाइम, जितने भी आपने बनाई है खत्ताती के फ़न पारे जो हैं, तो ये सीखे बगैर कैसे आपने इतना ज़बरदस्त काम किया? मैं मतलब जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं टाइम दूँ अपने इस शौक़ को ताकि वो परफेक्शन की तरफ जा सके। तो देखें ना जी, अगर किसी इंस्टीट्यूट है अगर कोई, उसने तो आपको सिर्फ पॉलिश करना है। स्किल तो मतलब बंदे के अंदर खुद होती है ना, वो मतलब अगर वो कह लें कि अपने ख्यालात को एक्सप्रेस कर सकता है तो वो ही सेल्फ इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब हमें ज़रा ये बताएं कि मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, कैलीग्राफी की भी अगर हम बात कर रहे हों तो आप क्या कर रहे हैं, कौन सा पेंट है? मुख्तलिफ हम देखते हैं कि वो तरीक़ाकार हैं, वो क्या अब आप क्या कर रहे हैं और उसमें आप क्या देख रहे हैं कि फ़्यूचर क्या है? सर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो मेरा मीडियम है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ वो एक्रेलिक ऑन कैनवस है। कैनवस एक पेपर जिसे सबको पता होता है, और उसके ऊपर मैं मतलब जो है गोल्ड लीफ, सिल्वर लीव्स का जो है इस्तेमाल करता हूँ। सेकेंडली मैं जो है इसको जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब मुझे ज़्यादा पूछा जाता है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है आपकी पेंटिंग बनाने का, तो ये डिपेंड करता है कि आइडियाज़ के ऊपर कि आपके आइडियाज़ कितनी देर में आ रहे हैं, आपका माइंड कब रिलैक्स और कंफर्टेबल है इस चीज़ को बनाने के लिए। तो बनने में तो 48 आवर्स में भी बन जाती है। अच्छा। लेकिन अगर माइंड जो है इस चीज़ को आइडिया नहीं आ रहा तो हफ्ता भी लग जाता है, हफ्ते क्या महीने भी लग जाते हैं। अच्छा, इतना यानी कि टाइम भी लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाशिर, जिस तरह से होता है ना कि कोई इंस्पिरेशन होती है, क्योंकि आपने कहा कि आपने कहीं से सीखा नहीं है, तो कोई इंस्पिरेशन तो होगी ना कि उसको देखते हो आपने कहा नहीं मैंने भी यही करना है? नहीं बिल्कुल, मॉडल तो हर आदमी का होता है, उसका ये पॉसिबल नहीं है कि किसी बंदे का मॉडल ना हो। तो 3 से 4 आर्टिस्ट हैं, उनकी रिफ्लेक्शंस जो हैं वो मेरे आर्ट वर्क्स के अंदर मौजूद हैं। अच्छा। उनमें ताहिर बिन कलंदर साहब का नाम है, ज़ुबैर मुगल साहब का नाम है, चित्रा प्रीतम साहब का है, मुसरत आरिफ हैं। तो इनकी जो मतलब डिफरेंट्स हैं कि मैं बैकग्राउंड कहाँ से लेता हूँ, मेरा स्टाइल का वो जो कैलीग्राफी का जो फ्री स्टाइल कैलीग्राफी मैं करता हूँ, तो वो ज़्यादातर जो है मेरी पेंटिंग्स के अंदर। अच्छा, आज दाद देने वाले मौजूद हैं कि आप ये काम कर रहे हैं तो उस पर दाद, क्योंकि जब तक आपको उस पर अप्रिशिएट नहीं किसी भी काम पे, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो
तो उस पर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता, तो फिर आपकी जो मोटिवेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो दाद वाला सिलसिला भी जारी है या लोग वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं? हाँ जी सर, मैंने जब तक ये एग्जीबिशन अपनी नहीं करवाई थी रहीमिया खान के अंदर, साउथ पंजाब में मतलब हमारा है ये रीजन, वहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये रिस्पांस मिलेगा एग्जीबिशन के ऊपर। मैं तो ये उम्मीद रखता था कि किसी ने आना भी नहीं है, लेकिन इनफैक्ट वहाँ पे मेरी सारी जो आर्ट वर्क थे वो पहले दिन ही सोल्ड आउट हो गए थे। तो एक एक्सट्रीम एप्रिसिएशन थी वो मेरे लिए। आप मतलब कि अमीर भी होते जा रहे हैं साथ साथ माशाल्लाह आर्ट के साथ, ये बड़ा ज़रूरी है। ज़बरदस्त बात है वैसे। अच्छा हाशिर, घर से कितनी सपोर्ट मिलती है? वो नहीं कहते कि क्या पढ़ाई छोड़ के तुम ये कर रहे हो, या फिर कहते हैं कि इसको करो पढ़ाई ये वाली रहने तो फिर? नहीं, मैं मानता हूँ कि जितना ये जो भी आज मैं हूँ यहाँ पर, जो मेरे स्किल्स हैं जो पॉलिश हुए हैं, वो सिर्फ मेरे वाले साहब की सपोर्ट की वजह से हुए हैं। उनकी जो एक मॉरल सपोर्ट मेरे साथ रही है, अगर वो ना होती तो मैं आज यहाँ इस स्टेज पे ना होता उनकी। क्योंकि मैं ये एक ऐड करना चाहूँगा, हमारे एक ट्रेंड बन चुका हुआ है कि हमारे जो लोग हैं वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें हर चीज़ का रिज़ल्ट पहले दिखा दिया जाए, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको ये काम करने देना है या नहीं। लेकिन इस चीज़ के अंदर मेरे वाले साहब का जो है बड़ा एक रोल बड़ी अच्छी बात है। जो नौजवान हैं जो कर मतलब कि उनमें शौक़ है, उनको लगता है कि ये स्किल भी हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन वो उसको जारी नहीं रख पा रहे, या तो पेरेंट्स इजाज़त नहीं दे रहे या मुआशरा इजाज़त नहीं दे रहा कि इसके अंदर तो शायद फ्यूचर ही नहीं है। उनको क्या मैसेज देंगे? सर उनके लिए मैसेज मेरा यही है कि सबसे पहले आपको घर से सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो वो आप कुछ भी पॉसिबल है। फिर बेशक आपकी वो सेल होती हैं, आर्ट वर्क सेल होते हैं, नहीं होते, अगर आपको सपोर्ट है, एप्रिसिएशन मिल रही है, तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा ये इस पॉइंट के ऊपर गुजारिश मेरी वालिदैन से ही है कि उनको अपने बच्चों की जो डेवलपमेंट है इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर उनको सपोर्ट किया जाए इसके अंदर, ताकि वो देखें ना जी, पढ़ाई हर चीज़ नहीं होती, स्टडी हर चीज़ डिफ़ाइन नहीं करती। आपका माइंड जब तक रिलैक्स नहीं हो सकता, आप आजकल तो वैसे भी बात होती है डिग्री के साथ स्किल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये एक स्किल आपके पास बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा हम अगर बात करें, आप जिस तरह से कर रहे हैं, अगर कोई और किसी का शौक़ है और वो करना चाहता है, तो ये कुछ महंगा भी है? हाँ जी, ये कुछ हद तक एक्सपेंसिव भी है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप मीडियम क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं फिर तो ये ज़ाहिर है एक्सपेंसिव है, लेकिन बिगनर लेवल के जो आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादातर पोस्टर पेंट्स या इस तरह के जो हल्के होते हैं उन्हीं के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये अगर कहें कि आम बच्चे अगर ये करें तो उनकी जब तक ये डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती, मतलब सेल नहीं हो सकती, वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, यानी कि महंगा शौक है। बिल्कुल। अच्छा, आप मतलब के ज़राअत से मतलब कि आपके मुंसलिक डिग्री है और आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो कोई फसलें शसलें भी बनाते हैं, वो करते हैं, पेंटिंग वैसे कर लेते हैं? हाँ जी सर, दिल करता है कि यार ये वाली फसल बना ली जाए। नहीं सर, मैं सिर्फ काम करता हूँ अरेबिक कैलीग्राफी के ऊपर, तो मैं पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केपिंग वगैरह नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं करता, कभी दिल भी नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, चलिए। देखें, एक सुकून है ना, आपको आपके दिल का सुकून है, वो मुझे बस अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर मिलता है, तो मैं इसलिए उसी को करता हूँ। ठीक है आशिर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप सब बने हैं और नौजवान अभी इस फ़न को, फ़न ख़त्ताती को जो है मादूम नहीं होने देंगे, और ये वो मिसाल दे रहे हैं। और अगर हुकूमती सरपरस्ती हो तो ये फ़न जो है इसको मज़ीद जो है इन लोगों की जो इससे मुंसलिक है हौसला अफजाई भी हो सकती है, हौसला अफजाई होगी और वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे। आगे बढ़ें, कुछ क्रिकेट की बात करें। क्रिकेट की बात करें, कुछ अफवाहें थी ना, नहीं पहले अफवाहें थी ना हमजा, अब अफवाहें जितनी भी थी वो अब हकीकत का रूप बनकर हमारे सामने आई। कुछ तब्दीलियां हो गई हैं जिसका सब बार बार कहे थे कि तब्दीलियां होनी चाहिए, और आज़म खान पर तनकीद हुई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर इतनी तनकीद का नतीजा ये निकला कि वो आउट हो गए आज़म खान जब बाहर। अच्छा, कुछ तब्दीलियाँ जो हुई हैं आप सब जानते हैं, क्योंकि कल से जिक्र उसका हो रहा था। जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं उन्होंने कुछ जवाब भी बताया, पेश किया है कि क्यों ये तब्दीलियाँ की गई हैं, क्या हुआ है, वो आपको सुनाते हैं। जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड था वो गया था, और उसके बाद इंटरनेशनल हमारी होम क्रिकेट होनी थी जो कि अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सकी, और उसके अंदर हमने चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करना था। 2 चेंजेस हमने किए हैं ओरिजिनल स्क्वाड के अंदर, कि 2 लड़के 18 के बाहर से टीम के अंदर आते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आपको नज़र आते हैं कि आज़म खान की जगह सरफराज अहमद आए हैं, और उसके बाद बॉलिंग में हमें लग रहा था कि एक हमारे पास ऑप्शन एक्स्ट्रा है जिसकी जगह हम बैट्समैन हम एक्स्ट्रा एक लेके आ सकते हैं, तो वो हसनैन की जगह हैदर अली 15 के स्क्वाड के अंदर आए हैं। और
सही, तो गुफ्तगू आपने इनकी सुनी है। दूसरी जानिब अच्छी खबर ये भी है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल करने के लिए जो है उसकी मतलब तस्दीक भी कर दी है, और पाकिस्तान का जो दौरा था वो रीशेड्यूल करने के लिए कीवी बोर्ड पीसीबी के साथ राब्ते में और न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। हमजा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा का कहना है कि अगले हफ्ते तक न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी खबर मिलने की जो है उम्मीद भी है। T20 कप की बात कर लें तो वो भी जारी है, लेकिन उसका अब जो मामला है वो उतना लोगों के लिए अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि टीम के सिलेक्शन से ज़्यादा उसको जोड़ा जा रहा था। खैर वो तो अपनी तरफ जारी ही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साहब के टेस्ट क्रिकेट सुहेल साहब। आमिर सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये जो तब्दीलियाँ की गई हैं और ख़ास तौर पे हसनैन को बिठाया गया, उनकी जगह बैट्समैन को ऐड किया गया, हैदर अली को, और आज़म खान की जगह सरफराज को शामिल किया गया है, आप क्या देख रहे हैं कि ये तब्दीलियाँ कैसी हैं? फिर फ़खर की एंट्री, खुशदिल का रिजर्व्स में चले जाना। देखिए, चेंजेस तो ये सारी हुई हैं प्रेशर की वजह से, और तो क्रिटिसिज्म हुआ है और उसके ऊपर ये चेंजेस किए हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि एक आध चेंज जो है वो इसमें जो इन्होंने की है अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी। दुबई, शारजाह और अबू धाबी ये पाकिस्तान के बहुत करीब है। यहाँ से कोई भी बंदा जो है, इतनी ज़्यादा फ्लाइट जारी होती है, आप किसी टाइम पे भी विद इन कपल ऑफ आवर्स बंदे को दुबई भेज सकते हैं। तो ये एक जो चेंज है वो मेरी समझ में आई। फ़खर जमान को इन्होंने देखे आए हैं, उसकी तो वजह समझ आती है कि आपके रिजवान फॉर्म अच्छी नहीं है, वो बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फ़खर जमान को देखे आए हैं, वो तो मिडल ऑर्डर पे बैटिंग कर रहे थे अभी नेशनल T20 कप में। उसके बाद आप सरफराज को लेके आए हैं। अगर सरफराज की जगह आप ऑलराउंडर को ले आते हैं तो अबू धाबी में आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है, कि वहाँ पे पिचेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, टाइट पिचेस है, हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे। और अगर आपके पास कोई स्पिन बॉलर होता जो ऑलराउंडर होता, वो आपके लिए बड़ा एडवांटेज। ठीक है, तो सरफराज की सिलेक्शन जो है ये अंडर प्रेशर है। और हैदर अली की मैं चाहूँगा कि जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छी फॉर्म उसने दिखाई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहा है, तो मैं समझता हूँ वो रिप्लेसमेंट ठीक है। सही। अच्छा आमिर सुहेल साहब, शोएब मलिक की बड़ी बातें हुई थी कि उनको भी हिस्सा बनाना चाहिए था, तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? अगर उनको शामिल कर लेते तो क्योंकि तो इनके जो हम देखिए वर्ल्ड T20 में उनका फ़ायदा नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके पास तो बड़ा तजर्बा है इसके ऊपर। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप शोएब मलिक को रख देते हैं, वो ऑफ स्पिन भी करते हैं और साथ में बैट्समैन भी है, तो आपको एडवांटेज है। बिल्कुल, आपके पास रिजवान अगर है, तो विकेट कीपिंग भी करनी है, फर्स्ट चॉइस तो वो होंगे। जी। सरफराज को अगर आपने लेके जा रहे हैं, उसकी जगह शोएब मलिक को ले जाते हैं, तो वो आपके बहुत बेहतर होता है। लेकिन ये जो सरफराज को लेके जा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है घुटनों पे लेट के आप। ठीक है। अच्छा आमिर सुहेल साहब, एक अहम बात यह है कि अगर हम देखें इस पूरी सिलेक्शन के अंदर, तो हमने एक बॉलर को कम किया, यानी कि हसनैन को कम किया, उनकी जगह बैट्समैन को शामिल किया गया। वहाब रियाज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और फिर हम बात कर रहे हैं UAE की ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं, तो एक सीनियर बॉलर अगर होता, आपको नहीं लगता कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो थी उसको वो बेहतर हो रही होती, हमें फ़ायदा होता वहाँ पर? देखिए, इस वक्त और भी आपके पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, यंग फास्ट बॉलर्स हैं, आप उनका भी सोच सकते थे, लेकिन जिस तरह की पिचेस हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है थकी हुई पिचेस हैं, वहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, इसका मतलब है तेज तो उसमें है नहीं। तो आपको अगर यहाँ पे अगर बहुत ही अगर आप बॉलर की तरफ देख रहे हैं, तो ऑलराउंडर आपको सिलेक्ट करने की जरूरत है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने मिस्टेक की है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो वो प्रेशर में आके इस तरह की चेंजेस कर रहा है, तो वो समझ से बाहर है। और फ़खर जमान जो देखें, उसकी सिलेक्शन के ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो किस नंबर पर खेल रहा है। जी। अच्छा। आप ये देखिए, T20 आपका जो नेशनल कप हो रहा है, उसमें जो ओपनर्स है वो मिडिल ऑर्डर के खेल रहे हैं, हाँ जी, जो मिडिल ऑर्डर है वो ओपन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, और पिचेस भी आप ठीक है आमिर सुहेल साहब, अगर सुहेब मकसूद का फैसला आज ये होता है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या तब्दीली समझते हैं कि होनी चाहिए सुहेब मकसूद की जगह? मलिक की ऑप्शन ही आएगी, या फिर हम खुशदिल को रिजर्व्स में हैं शामिल कर देंगे?
मुश्किल भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर देते हैं। आपको वो प्लेयर देखना है, क्योंकि मुझे ये मुश्किल का जो स्टैंड बाई में करना वो समझ नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जो जब से ये बोर्ड चेंज हुआ है, ये प्रेशर में मिस्टेक किए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा आमिर सुहेल साहब, अगर हम बात करें वर्ल्ड T20 के जो मैचेस होंगे उसमें भारत के साथ पाकिस्तान का जो मैच है, आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हमारी टीम की जब भारत के साथ ग्राउंड में खेल रहे हो? देखिए जी, सारे तो यही कह रहे हैं कि जी आपने जाना है और बड़ा जो है वो दिलेरी के साथ खेलना है या वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। बात यह है कि ये सारी चीजें दिलेरी और पॉजिटिविटी सब आती है जब आपको कॉन्फिडेंस हो अपने गेम के ऊपर, और ये सब होता है जब टीम का एक एक प्लेयर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह उसकी गेम को अंडरस्टैंड करता है, चैलेंज होती है। जब इस तरह आप रोज चीजें चेंज करते रहेंगे, प्रेशर पे आके ले आएंगे कभी किसी के लिए विदाउट एनी सेंस, मैं फिर कहूँगा कि सरफराज की सिलेक्शन जो है वो कोई सेंस उसमें प्रिवेल नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में आके इन्होंने किया है। आप वर्ल्ड कप में आप मुझे बताएं कि कितनी जो आ रही है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उनमें 2 विकेट कीपर है। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं आमिर सुहेल साहब। अच्छा अगर हम कोचिंग स्टाफ का जिक्र कर लें, सकलैन मुश्ताक के साथ आप खेले भी हैं, उनके साथ वो एक बेहतर कोच भी उनको समझा जाता है, उनका बतौर हेड कोच जाना आप वो कैसे देख रहे हैं? फिर मैथ्यू हेडन का होना और फिलेंडर का वहाँ पर होना, आप समझ रहे हैं कि हमारा कम अज़ कम कोचिंग स्टाफ ठीक है, या फिर इतने शॉर्ट पीरियड में तो कोचिंग स्टाफ अब कुछ कर ही नहीं सकता? ये यहाँ पे ये जो आपने किया, ये सारे आपने जो फैसले किए हुए हैं वो जज्बात में आके किए हुए हैं या किसी को दिखाने के लिए किए हुए हैं। अगर आपने मैथ्यू हेडन या इनको बुलाना था तो उनको अभी बुलाते हैं ना जी, T20 कप दिखाते हैं उनको, प्लेयरों की गेम को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद उनके साथ एक डिस्कशन शुरू करते हैं, तो प्लानिंग शुरू करते हैं। तो आएंगे एक हफ्ते में वो कितना कूद के भर देंगे आपके प्लेयरों में। दुरुस्त बात है। ठीक है। अच्छा आमिर सुहेल साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। जिस तरह से रमीज़ राजा साहब आए, उन्होंने भी काफ़ी वो मतलब कि फ्रंट फुट पे हमें नज़र आ रहे हैं, और अब लगता ये है कि हमारा चेयरमैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और होना भी चाहिए, लेकिन हमारा कप्तान बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। शायद चेयरमैन से भी ज़्यादा प्लेइंग 11 के लिए कप्तान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग चेयरमैन हो, आप साथ खेल भी चुके हैं, क्या कप्तान ऐसे स्ट्रॉन्ग हो सकेगा कभी भी? कोई भी हो, बाबर हो या कोई भी हो। देखिए बात यह है कि अब ये आज ये कह रहे हैं बाबर आजम कप्तान जिसने क्रिकेट बोर्ड ने बनाया, अब वो कह रहे हैं कि ये गलत है। अच्छा, फिर अगर आपने बाबर आजम को अब कप्तान चेंज करना है, पहले आपके लिए सरफराज बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे थे, ठीक है, उनकी फॉर्म थोड़ी सी बुरी चल रही थी, आपने उसको नजायज चेंज कर दिया कप्तानी से, बाबर आजम को कर दिया। अब अगर आपने बना ही दिया है कप्तान, तो उसको अब वो काम करें, वो वाला काम करें कि वो अच्छा कप्तान नजर आना शुरू हो। ये तो कोई भी कर सकता है। तो चैलेंज है वो ये है क्रिकेट बोर्ड के लिए कि इसको अच्छा कप्तान साबित करें। ठीक है। अच्छा आमिर सुहेल साहब, जिस तरह से हम अगर अब जिस तरह से टीम बन गई है, अब हमारे सामने सारी टीम आ भी गई है, ये क्लियर हो गई है, आप समझते हैं कि जो अब टीम सेलेक्ट हुई है ये वर्ल्ड T20 में बेहतर परफॉर्म करेगी, हमें अच्छे मैचेस देखने को मिल सकेंगे? अब देखिए वहाँ पे जो कंडीशन है वो तकरीबन पाकिस्तान के जो 70% सेंटर्स हैं उसमें इसी तरह से चल, और मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ जो आपका मैच कप हो रहा है, इसके ऊपर आपको थोड़ी सी स्लो पिचेस जहाँ पे टर्न हो या गेंद फंसता हो वो बनी होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी देखिए जो यूएई में मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे सारे मैचेस ऑलमोस्ट लो स्कोरिंग हो रहे हैं, 150 के करीब स्कोर हो रहा है। हमें भी इस तरह की पिचेस बनानी चाहिए थी ताकि हमें ज्यादा अच्छा अंदाजा होता कि हमारी टीम कहाँ पे है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि हमारी टीम में रिसोर्सेज है कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अच्छी प्लानिंग हो और प्लान
को अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया जाए। बिल्कुल ठीक है, प्लान को बेहतर एग्जीक्यूट किया जाए तो टीम में अभी भी करंट नज़र आ रहा है आमिर सुहेल साहब का। आमिर सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं अब जो नई टीम सेलेक्ट हो गई है, जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो बेहतरी के लिए हों और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।